नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मेरे क्लास में पूछ दिया कि सर मैंने कहावत सुनी थी और वो कहावत इस प्रकार है कि अ गुड लॉयर नोज द लॉ बट अ ग्रेट लॉयर नोज द जज। इसका मतलब क्या है? मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि इससे क्या समझते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा लॉयर के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लॉ की जानकारी होती है, लेकिन जो ग्रेट लॉयर होते हैं वो जज को जानते हैं। मैंने पूछा कि जज को जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उनका जज से सेटिंग होता है। कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने कही। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इसी पे हम बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ जहां पे ये लिखा रहता है कि गुड लॉयर नोज द लॉ बट अ ग्रेट लॉयर नोज द जज। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो ग्रेट लॉयर होते हैं वो जज से उनका कनेक्शन होता है, जज से उनका सेटिंग होता है, वो जैसे ही आते हैं कोर्ट में जज उनको देखते ही ऑर्डर पास कर देते हैं उनके फेवर में। ऐसी बातें नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ लॉ जानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लॉ जानने से आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं लेकिन ग्रेट वकील नहीं हो सकते। उसका कारण यह हुआ कि लॉ चाहे आप कितना ही जान लो, उसको सही तरीके से यदि जज के सामने प्रेजेंट नहीं किए, जज का क्या टेम्पर है, जज का क्या एटीट्यूड है, जज किस तरीके के ऑर्डर्स पास करते हैं, उस पर यदि आपने रिसर्च नहीं किया, जज का इंक्लिनेशन किधर है, क्या वो एक्यूज सेंट्रिक है, क्या वो विक्टिम सेंट्रिक है, किस तरीके के ऑर्डर्स पास करते आए, जब तक इस बात पे रिसर्च नहीं किया तब तक फिर उस जज से अपने फेवर में फेवरेबल ऑर्डर लेना मुश्किल होगा। कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक मैटर झारखंड हाईकोर्ट में था और वो बेल का मैटर था जिसमें किसी एक्यूज का बेल होना था और एंटीसिपेटरी बेल के लिए हमने वहां पे एप्लीकेशन डाल दी। जज साहब थे, उनके पास जब लिस्टिंग हुई तो सबसे पहले मैंने वहां के लोकल वकीलों से यह पता करना शुरू किया कि ये जज किस तरीके के ऑर्डर्स पास करते हैं, क्या इनका बिहेवियर है, क्या इनका टेम्परामेंट है, किस तरीके के जज हैं, ये वहां के लोकल वकील ही बता सकते हैं। वहां के बहुत सारे वकीलों से जब हमने बात करी तब हमें पता लगा कि ये जज साहब जो बोल रहे हैं उसमें एग्री कर लो। यदि जज साहब बोल रहे हैं कि भाई आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ बेल, आप एग्री कर लो, कोई बात नहीं, बेल मिल जाएगा। यदि आप डिसएग्री करोगे तो रिजेक्ट कर देंगे, ये बात पता चला। इस पे और हमने रिसर्च करने का प्रयास किया और उनके कई सारे ऑर्डर्स को यहाँ पे हमने स्टडी करा। जब ऑनलाइन ऑर्डर्स निकल जाते हैं सारे हाईकोर्ट्स के, कोई पार्टिकुलर जज का भी आप निकाल सकते हैं, तो जब हमने उनका स्टडी किया तो हमें यह समझ में आया कि भाई ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, बस एग्री हो जाओ, उसमें डिसएग्री नहीं करना। डिसएग्री करोगे रिजेक्ट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप कैसे डील करोगे। मान के चलो वो 10 लाख बोल दिया कि भाई एट द टाइम ऑफ बेल यू हैव टू गिव 10 लाख रुपीज टू द रजिस्ट्री। भाई 10 लाख रुपए कहां से आएंगे फॉर एग्जाम्पल? तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उस समय डिनाई कर दें, उसको ऑब्जेक्ट करें कि मिलॉर्ड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सबमिट 10 लाख रुपीज इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, या फिर आप दूसरे तरफ से जा सकते हैं कि ठीक है मैं दूंगा कोई बात नहीं, और उनका ऑर्डर जैसे ही आए उसको चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जाहिर सी बात है कोई लोकल वकील नहीं कर पाएगा। हम लोग दिल्ली में बैठ करके ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और कोर्ट नहीं दिया तो उसके ऊपर चले जाओ, वो कोर्ट भी नहीं दिया तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से भी फेवरेबल ऑर्डर नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये दिल्ली में जो वकालत करते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो देश के किसी अन्य भाग में वकालत करते हैं उनके लिए आसान नहीं है और काफी पैसे लगते हैं। यहाँ तो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हमने ये सारा रिसर्च किया तो हमने यही पाया कि भाई जो बोलेंगे जज साहब वो एग्री कर देना, और वैसा ही हुआ। एट द टाइम ऑफ बेल उन्होंने कहा कि वकील साहब ठीक है, आई एम इंक्लाइन टू गिव बेल टू योर क्लाइंट बट यू हैव टू डिपॉजिट 2 लाख रुपीज। हमने कहा ओके मिलॉर्ड, नो प्रॉब्लम, और उसके बाद बेल मिल गया। अब जैसे ही बेल मिल गया उसके बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हालांकि वो अलग स्टोरी है, उसको छोड़िए, लेकिन मैं ये बात पे एम्फेसिस करना चाहता हूं कि ये जो बात था कि ये ग्रेट लॉयर नोज द जज, इसका मतलब हुआ कि आप जज के टेम्परामेंट को समझिए, वो किस तरीके के ऑर्डर्स पास करते हैं उसको समझिए। इसका यह मतलब नहीं है कि जज और लॉयर का कनेक्शन है, जज और लॉयर एक दूसरे से मिल करके पहले से बात कर लिया, प्री मीडिएशन है, और उसके बाद वो उसके फेवर में ऑर्डर पास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इसका मीनिंग इस तरीके से नहीं निकाला जाए। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप अच्छे वकील तभी बन सकते हैं जब जज के टेम्परामेंट को जाने, जज की पूरा साइकी को जाने, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे आंसर देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब स्ट्रांगली बोलना है, ये सारी चीजों को समझे। और अब तो इंडिया में भी, यूएस में तो काफी लेवल पे इस पे रिसर्च हुआ है। बड़ी बड़ी जो फर्म है, लीगल फर्म है, वो इस बात पे रिसर्च करती है। उनके पास डेटा होता है कि ये जज किस तरीके के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, इनका क्या टेम्परामेंट है। इस पे पूरा रिसर्च किया जाता है और उस डेटा को वकीलों में सेल किया जाता है ताकि आप उसी तरीके से अपने आर्गुमेंट को रखें। अब फॉर एग्जांपल यदि कोई ऐसी जज हैं जो विक्टिम सेंट्रिक है, बहुत सारे जज एक्यूज सेंट्रिक होते हैं, बहुत सारे जज विक्टिम सेंट्रिक है। अब वहां पे यदि आप ज्यादा विक्टिम के अगेंस्ट बात करोगे ना तो फिर पंगे हो जाएंगे, इसलिए वो बात ही ना करो। तो इस तरीके से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जज को जानना पड़ेगा, जज को समझना पड़ेगा, और इसका मीनिंग यही होता है। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा।
यदि ऐसा है तो पहले ही की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का लीगल ऑथेंटिक जानकारी आपके डोर स्टेप तक समय समय पे पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।